प्रॉमिसेस किया उसको पूरा करना वाज फार मोर देन डिफिकल्ट। कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ या इंडिया के साथ जुड़ जाओ या आप अपना इंडिपेंडेंट रह जाओ। ये था पूरा इंडिया, और ये जो ब्लू में मार्क किए गए पार्ट्स है दैट वर ऑल प्रिंसली स्टेट। अगर कोई बीच में अपना अपना देश बनाने लग जाए तो बीच में एक अलग सा देश बन रहा है, तो एक पूरा यूनिफाइड इंडिया नहीं बनता। तो जो महात्मा गांधी थे, he did not participated in any of the independence celebration. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज चैलेंजेस ऑफ nation building from the book that is politics in India since independence. And I must say कि ये जो book है it is very easy. I felt it very easy and saying it through my experience, like I found this chapter very easy. मुझे बहुत easy लगा ये chapter, और like it is easy and it is understandable. You can understand when you read it. And I love NCERT because NCERT is amazing. It is beautifully written. So let's start from the first topic. I mean like in this video we will only talk about the topics. What are the topics we are going to study in this chapter? So let's start. और हमारा सबसे पहला टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारा जो पार्टीशन के बाद नया नेशन बना था, व्हाट वेर द चैलेंजेस, उसके बाद जो उसका जो चैलेंजेस था, उस नए देश का, उस नए नेशन का जो चैलेंजेस था हम वो देखेंगे। ओके उसके अंदर एक सब टॉपिक आता है दैट इज 3 चैलेंजेस। विल सी अबाउट द 3 चैलेंजेस जो कि था हमारे न्यू नेशन के लिए। ओके देन वी विल रीड अबाउट पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ओके सो पार्टीशन, ये इस वाले टॉपिक में और दो सब टॉपिक आता है दैट इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। हम देखेंगे कि पार्टीशन का क्या प्रोसेस था, उसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद कैसे रिहैबिलिटेशन हुआ, हम सब देखेंगे। उसके बाद और एक टॉपिक आता है इसका सब टॉपिक दैट इज कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन का क्या कंसिक्वेंसेस था और उसका प्रोसेस कैसे हुआ पार्टीशन, और उसके बाद उसका कंसिक्वेंसेस क्या था। सो दिस आर द थिंग्स वी विल लर्न। उसके बाद एक और टॉपिक आता है दैट इज़ महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। इट इज़ एक येलो बुक में है, येलो बॉक्स में है, तो मैंने इसको डाल दिया है एक टॉपिक के हिसाब से। सो हम टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ेंगे। आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक विल कम टू दिस महात्मा गांधी सेक्रीफाइस वाला टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का क्या क्या सेक्रीफाइसेस था। जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, ही वॉज नॉट देयर सेलिब्रेटिंग। वो जहाँ सेलिब्रेशन हुआ था वो वहाँ नहीं थे, तो वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, विल नो एवरीथिंग अबाउट इट इन महात्मा गांधी सेक्रीफाइस वाला टॉपिक। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या है, उसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे उसमें प्रॉब्लम्स क्या था, उसको इंटीग्रेट करने में व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक है गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट का क्या योगदान है प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में, हम वो भी जानेंगे। उसके बाद आता है हम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे प्रिंसली स्टेट को देखें, तो जो मेजर प्रिंसली स्टेट और जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जैसे कि हैदराबाद एंड मणिपुर, हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड इट इज़ गिवन इन योर बुक। ओके उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स को कैसे रिकॉग्निशन मिला, क्यों ज़रूरी था, एंड एवरीथिंग विल कम अंडर दिस टॉपिक। ओके तो हम इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड आई होप कि आपको पसंद आए, यू अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजी लेवल, मतलब इजी से समझ में आ जाए, सब कुछ आसानी से हो जाए। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन। और आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एंड आई एम ऑल्सो अ क्लास 12 स्टूडेंट, तो अगर आपको कुछ गलती लगे यू कैन टेल मी कि यहाँ गलती है और इसको करेक्ट कर सकते हो इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है ज़हीना तस्नीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन ऑफ द चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हम पहले सिचुएशन समझते हैं, इस टॉपिक को समझने से पहले हम देखते हैं इंडिया का सिचुएशन कैसा था उस समय, क्या क्या सिचुएशंस थे। सो लाइक 1415 के मिडनाइट को इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, तो आफ्टर दैट उन्होंने एक स्पेशल सेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन को एड्रेस किया उस नाइट को, एंड ही गेव अ वेरी फेमस स्पीच। तो आपको बुक पढ़ना है और उस स्पीच का नाम क्या था, यू हैव टू राइट इन द कमेंट। ओके सो नाउ लेट्स सी की सिचुएशन क्या था। तो इंडिपेंडेंस मिलने के पहले पीपल फुल इंडिया वाज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, और जो इतना लंबा इंतज़ार था जब फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, सो फिर इस बात पर गौर डाला गया कि इंडिपेंडेंस पाने के बाद क्या क्या मिलेगा, वो उन ओपिनियंस के ऊपर, उन प्रॉमिस, उन ओपिनियंस के ऊपर व्यू डाला गया क्या कि अब भी उनको फुलफिल करना पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल गया है। सो
इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे ओपिनियंस थे, पर 2 ओपिनियन थे जिनमें सबने एग्री किया। पहला था कि गवर्नमेंट, हम अपना कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से रन करेंगे, और दूसरा था कि गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगा, इट विल वर्क फॉर एवरीवन, और स्पेशली पुअर पीपल के लिए और डिसएडवांटेज्ड पीपल, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स थे जिसमें सबने एग्री किया था, एंड और उसके ऊपर काम किया जाएगा अभी। ठीक है, काम किया जाना, और ये प्रॉमिस किया गया था। तो नाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, इतना लंबा इंतजार अभी खत्म हो गया, फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस, और अभी इन प्रॉमिस को पूरा करने की तरफ अपना स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। तो पर क्वेश्चन इधर पे ये आता है, क्या ये बहुत इजी था, हम बोल देंगे, हम कर देंगे और अचीव हो जाएगा? तो इजी था या नहीं? तो इजी बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था? लेट्स स्टडी। तो इंडिया इन 1947 कैसा था? अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। जो देश बना था वो नया था और साथ में डिवाइडेड भी था। और उस समय क्या हुआ था? ब्रिटिश रूल एंड्स कब? अगस्त 15, 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। 2 नेशन बॉर्न, इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो इधर पे इसका मतलब है कि 2 नेशन बना, इंडिया और पाकिस्तान, और जो पार्टीशन हुआ वो दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो अभी आप बताइए, कितने सारे कम्युनल जो लोग हैं भड़क गए थे, कम्युनल राइट्स हुआ, सो मेनी पीपल वेर किल्ड, कितना सब कुछ हुआ, और उसके बीच में हमने जो 2 प्रॉमिसेस किया उसको पूरा करना वाज फार मोर देन डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे बुक में और एक सब टॉपिक आता है 3 चैलेंजेस, जो 3 मेजर चैलेंजेस था हमारे बुक के हिसाब से, दैट वेयर फर्स्ट इज नेशन बिल्डिंग, फिर सेकंड है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, और थर्ड डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो पहला वाला को देखते हैं हम, यूनाइटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स। 565 प्रिंसली स्टेट, आप सोचिए कि हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स था। इन सबको जोड़ना, इन सबको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ना वाज अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे दे गेव 3 ऑप्शंस टू ऑल द प्रिंसली स्टेट्स कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या तो इंडिया के साथ मिल जाओ, या अपना अकेला रह जाओ, देश बना लो अपना। सो यही था गड़बड़, क्योंकि अब प्रिंसली स्टेट को अपना वो करना मिल गया था कि उनकी मर्जी थी, उनको जाना है किसी स्टेट के साथ, इंडिया के साथ जाना है तो जा सकते, पाकिस्तान के साथ जाना है तो जा सकते, और खुद का कंट्री भी रह सकते। तो सारे प्रिंसली स्टेट वे नॉट रेडी टू गेट इनटू इंडियन यूनियन। मैं आपको दिखाती हूँ इंडिया का मैप, आपकी बुक में ही है, लाइक सी दिस, ये था पूरा इंडिया, और ये जो ब्लू में मार्क किए गए पार्ट्स है दैट वेर ऑल प्रिंसली स्टेट। तो अगर इनको इंडिया के साथ इंडिया यूनियन के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाता तो आप देखिए हमारे देश कैसा दिखता। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि जब कुछ प्रिंसली स्टेट अपना ही देश बनाना चाहते थे। अगर इधर बीच में हैदराबाद अपना देश बना लेता तो बीच में इंडिया के बीच में एक दूसरा देश बन जाता, और ऐसा नहीं था कि सारे प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया। समवेयर देयर हु ईगरली जॉइंड इंडिया, और बस कुछ नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। सो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि इसको कैसे इंक्लूड किया गया, और सरदार वल्लभ भाई का बहुत बड़ा रोल था इन सबको यूनाइट करने में। एक सुंदर हम जो आज हम लोग का टेरिटरी है, इतना सुंदर इंडिया है, इट वॉज नॉट अर्लियर, पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर इंटीग्रेट नहीं किया जाता तो ऐसा नहीं होता। पहले तो इंडिया ही था पूरा, बट ब्रिटिशर्स का जो रूल था तो प्रिंसली स्टेट जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्स के अंडर नहीं आते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे, ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही था। पर प्रिंसली स्टेट राजा के द्वारा रूल किया जाता था, प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था, और बाकी जो स्टेट्स है, बाकी जो ऑरेंज में दिख रहा है वो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल आते थे। ओके, सो ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का। उसके बाद था इंश्योरिंग नेशनल यूनिटी इन अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। नेशनल यूनिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। आपके प्यारे देश को देखिए कितना डाइवर्सिटी है, लाइक कितने सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करने वाले लोग, सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे और आगे भी रहेंगे। पर जब पार्टीशन हुआ तब इट वॉज डिफिकल्ट कि इस डाइवर्सिटी को नेशनल यूनिटी, डाइवर्सिटी के लैंड में नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना वॉज डिफिकल्ट। लोग का तीसरा पॉइंट है मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना वॉज डिफिकल्ट एट दैट टाइम। आप देखिए ना, इतना गंभीर सिचुएशन, सब कुछ डिफिकल्ट हो रहा था। दूसरा चैलेंज था एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। पहला था इंट्रोड्यूसिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, create institutions of representative democracy, uphold secularism and federalism. Okay, introduce universal adult franchise. जो universal adult franchise की इस साल के अबव के लोग अपना वोट दे सकते हैं, और हर एक वोट का एक वैल्यू होगा, और everyone has the vote to write, वो करना भी at that time एक चैलेंज था। Create
इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाज आल्सो अ चैलेंज, और सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करना, सेकुलरिज्म इंडिया ने तो बोल दिया कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, बट पाकिस्तान ने बोला था कि इट इज़ अ इस्लामिक कंट्री, तो यहाँ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इंडिया जितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था लोग मान नहीं रहे थे, लाइक लोग मान रहे थे बट दे वर लाइक कि उन्होंने इस्लामिक नेशन बना लिया तो ये भी हिंदू नेशन हो गया, अल्टीमेटली उन्होंने सोचा था, पर ऐसा था क्या? नहीं। इंडिया के गवर्नमेंट ने क्लियर शब्द में बोला था कि सेकुलरिज्म, हम सेकुलरिज्म को फॉलो करेंगे, हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अपहोल्ड इट एट दैट टाइम। और फेडरलिज्म को अपहोल्ड करना भी एक चैलेंज था। फेडरलिज्म मतलब हर फेडरल स्टेट क्या होता है? फेडरल कंडीशन तब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट लेवल में भी पावर है और लोकल लेवल में भी पावर है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फेडरलिज्म, तो उसको अपहोल्ड करना भी तब डिफिकल्ट था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। उस सिचुएशन में डेवलपमेंट करना, अपलिफ्टमेंट करना एक कंट्री का भी डिफिकल्ट था, क्योंकि ऐसे कंडीशन में कोई भी देश जन्म नहीं हुआ है। हाउ आर इंडिया वॉज बॉर्न, लाइक इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ हमारा ये नया देश बना था, और साथ ही साथ डिवाइडेड भी था, तो इट वॉज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हमारा अभी ये वाला टॉपिक है ओवरकम पॉवर्टी, इलिटरेसी और इनइक्वालिटी। तो पॉवर्टी को ओवरकम करना भी बहुत वो था, क्योंकि तब गरीबी बहुत ज़्यादा था, आज भी है, बट एट द टाइम इट वॉज एट द पीक लेवल। इलिटरेसी, आधे से ज़्यादा लोग तो लिटरेट थे ही नहीं, तो इट वॉज ऑल्सो अ चैलेंज। और दूसरा इनइक्वालिटी तो हद से ज़्यादा था, लाइक अपर कास्ट, लोअर कास्ट और बहुत सारा अनटचेबिलिटी, बहुत सारे मतलब बहुत ऐसे इलॉजिकल इनइक्वालिटी किया जाता था तब, बहुत वो था। और अभी तो बहुत चीज़ें अबॉलिश किया गया है, एंड टुडे वी लिव इन अ गुड सिचुएशन, बट तब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ था। इनइक्वालिटीज़ नॉट ओनली इन द थिंग कि वो छोटे जाति का है, मैं बड़ा जाति का हूँ, ऐसा भी नहीं। पैसे के मामले में फार्मर्स और ज़मींदार, बहुत तरीके का इनइक्वालिटीज़ होता था। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, तो जो जस्टिस, जो अनजस्ट होता था सोशली सोसाइटी में, और जो इकोनॉमिक अनजस्टिस था, जो इकोनॉमिक अनजस्टिस था, उन सबको इंश्योर करना, उन सब का जस्टिस इंश्योर करना वाज ऑल्सो अ चैलेंज। उसके बाद दूसरा है प्रमोट प्लान्ड डेवलपमेंट। तो उस समय प्लान करके डेवलप, अभी जैसे हमारा गवर्नमेंट प्लान करता है कि हम हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट हम ये करेंगे डेवलपमेंट के लिए, तो तब ये भी एक चैलेंज ही था कि प्लान करके हम डेवलपमेंट करेंगे। प्लानिंग करना ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उनको नहीं पता कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा। बट स्टिल एज एन फ्री इंडिया उन्होंने अच्छे से सब कुछ किया, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडर्स, जिनकी वजह से आज हम एक बेटर कंडीशन में हैं, और तब से तो बेटर ही है, अभी हम अच्छी सिचुएशन में रह रहे हैं। ओके, सो नाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेट्स सी। कॉज मास माइग्रेशन, वायलेंस, ट्रॉमा। जो पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट था उसमें मास माइग्रेशन हुआ, वायलेंस हुआ, ट्रॉमा हुआ। वो बहुत ट्रॉमाटाइजिंग था जो उस समय हुआ था। हम पढ़ के ही इतना हमें दुख लग रहा है, तो जो लोग उस समय थे उनको कैसा लग रहा होगा, जस्ट इमेजिन। तो माइग्रेशन हुआ, लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन, इतना माइग्रेशन मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो ऐसा माइग्रेशन हुआ। और वायलेंस तो इधर मार रहे हैं, इधर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं, मतलब इतना ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशन इट वाज। यू जस्ट इमेजिन बीइंग देयर, मतलब वी कैन थिंक इवन, बट तब सिचुएशन कैसा था। इसके बाद ओवर 10 लाख पीपल किल्ड, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, बट स्टिल ओवर 10 लाख हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं, हमको एग्जैक्ट नहीं पता, बट ओवर 10 लाख पीपल वर किल्ड। उसके बाद लार्जेस्ट रेफ्यूजीज क्राइसिस इन द हिस्ट्री में लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, सोचो। इसके बाद लेड टू राइज ऑफ कम्युनल टेंशन भी बहुत ज़्यादा राइज हुआ था, क्योंकि पार्टीशन ही हुआ था रिलीजन के बेसिस में, तो ऑफकोर्स कम्युनल टेंशन बढ़ेगा, बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए और क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद वी हैव चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन। सम प्रिंसली स्टेट्स नॉट रेडी टू ज्वाइन, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद। उसके बाद रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत बड़ा रोल था प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में। ही प्लेड अ वेरी
बिग रोल और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एज वी ऑल नो। और उन्होंने डिप्लोमेसी प्लस फोर्स भी यूज़ किया सबको इंटीग्रेट करने के लिए। डिप्लोमेसी मतलब बातचीत करके नेगोशिएट करके कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और आपका ही अच्छा है, आप ज्वाइन करेंगे तो हम एक साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा करके उन्होंने किया। प्लस फोर्स भी यूज़ किया, जब देखा कि नहीं हो रहा तो उन्होंने फोर्स भी यूज़ किया। ओके, उसके बाद हम कंक्लूड कैसे करें, तो लाइक 1947 इंडिया बिगेन विद होप एंड हार्डशिप। 1947 में इंडिया ने एक होप के साथ और बहुत सारा हार्डशिप के साथ अपना जर्नी शुरू किया। द लीडर्स फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड टास्क, देयर चॉइसेस लेड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उन्होंने जो जो चॉइसेस बनाया था उसी ने फाउंडेशन ले किया मॉडर्न इंडिया का। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडर्स कि उनके तब के चॉइसेस की वजह से आज हम ऐसी कंडीशन में हैं। और उन्होंने जो भी चॉइसेस किया मोर देन बेटर किया, उन्होंने हमेशा अच्छा ही सोचा है सबके लिए। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडर्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन फ्रॉम द चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज 14-15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया वॉर डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, ब्रिटिश इंडिया जो था 14-15 का 1947 में इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइडेड हो गया, जो कि हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीशन वाज द रिजल्ट ऑफ मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो पार्टीशन क्यों हुआ? इट वाज द रिजल्ट ऑफ मुस्लिम लीग का डिमांड की वजह से। उन्होंने डिमांड किया था कि हमें अलग सा पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने एडवांस किया था एक दिस थ्योरी दैट इज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, पर कांग्रेस अपोज द थ्योरी। कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, ये इस थ्योरी को भी उन्होंने अपोज किया और ये जो मांग है उनका पाकिस्तान के लिए, इसको भी अपोज किया। बट ड्यू टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s और कंपटीशन बिटवीन बोथ पार्टीज और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद और ब्रिटिश का रोल भी था और सब कुछ एट द एंड द रिजल्ट वाज डिवीजन। और ये फाइनल डिसीजन आ गया कि डिवीजन होगा एंड फाइनल इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन वाज नॉट पीसफुल। पार्टीशन पीसफुल कैसे हो सकता है? इट वाज नॉट पीसफुल, लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसने लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए एंड मच ऑफ द माइग्रेशन वाज फ्रॉम दैट साइड टू इंडिया। ओके, सो लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मिलियंस क्रॉस द बॉर्डर्स, लेफ्ट देयर होम्स फॉर एवर। सेम बात, बहुत सारे लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, अपना सारा बिलोंगिंग्स, अपने सारे प्रॉपर्टीज़, अपना खुद का प्लेस, एवरीथिंग छोड़ के देन they crossed the border and ultimately they were displaced और उन्हें रिफ्यूजी बनना पड़ा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा इस टॉपिक के अंदर ये वाला सब टॉपिक आता है दैट इज़ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो व्हाट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज। ब्रिटिश इंडिया जो है वो दो कंट्रीज में डिवाइडेड हो जाएगा, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। सेम ही बात, ठीक है। तो पार्टीशन वाज पेनफुल एंड डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स पार्टीशन पेनफुल होगा ही, तो पार्टीशन पेनफुल था और डिफिकल्ट था। फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। और जो पार्टीशन हुआ कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा पार्ट इंडिया में जाएगा, वो डिसाइड किया गया था कि जहाँ पे रिलीजियस मेजॉरिटी होगा, रिलीजियस मेजॉरिटी के हिसाब से उसका तय किया जाएगा कि कौन सा पार्ट अंडर पाकिस्तान आएगा और कौन सा पार्ट अंडर इंडिया आएगा। तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जाएगा पाकिस्तान के साथ, ये डिसाइड किया गया। और रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बाकी का इंडिया होगा वो स्टेट विद इंडिया, वो इंडिया के साथ ही रह गया। ठीक है, तो हमने ऐसा बोला, ऐसा डिसाइड किया एंड इट हैपेंड। हमने आसानी से कर लिया? नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम जो था दैट इज़ नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। एक भी सिंगल जगह ऐसा नहीं था जहाँ सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी था। एवरीवेयर मुस्लिम वेयर ऑल्सो देयर, हिंदूज वेयर ऑल्सो देयर। कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये वाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। पर फिर भी एक कंसंट्रेशन देख के, लाइक हमने बहुत वो करके कि अच्छा इस जगह में थोड़ा सा ज़्यादा मुस्लिम है, ठीक है, इसको बना देते हैं पाकिस्तान। तो तो मुस्लिम कंसंट्रेटेड इन, तो हमने देखा कि थोड़ा सा जगह वेस्ट में और थोड़ा सा एरिया ईस्ट में, इन प्लेसेस में मुस्लिम्स ज़्यादा। लेट मी शो यू द मैप। देखिए इस जगह पे हियर, ये वाला ईस्ट में, इस जगह में मुस्लिम ज़्यादा था एंड इन द वेस्ट हियर मुस्लिम्स वेर इन मेजॉरिटी। पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हिंदूज नहीं थे, यहाँ पे हिंदूज थे ऑफ कोर्स, और कुछ तो रह गए और बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया। ठीक है, सो दिस टू
पार्ट्स वेयर फॉर फार अपार्ट, ठीक है। ये जो दो पार्ट्स है जो डिसाइड किया गया था कि इसको ये पाकिस्तान के अंडर आएगा, ये फार अपार्ट थे एक दूसरे से। तो फिर पाकिस्तान बना और उसका पाकिस्तान हैड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। फिर हमारा पाकिस्तान बना जो कि था ईस्ट और वेस्ट को मिला के बना, तो पाकिस्तान वाज लाइक दैट। और फिर तो हमें पता है जो अभी ईस्ट पाकिस्तान है वो तो अभी बांग्लादेश है। सो नंबर 2 प्रॉब्लम जो था वो है नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वांटेड पाकिस्तान। तो हर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ पाकिस्तान नहीं चाहते थे, एक अलग सा देश नहीं चाहते थे। एग्जाम्पल, खान अब्दुल गफ़र खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ओपोज्ड पार्टीशन। ये एक मुस्लिम व्यक्ति है जिन्होंने पार्टीशन को ओपोज किया था, बढ़ चढ़ के ओपोज किया था। थर्ड प्रॉब्लम है 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल, ठीक है। हम देखते हैं कि इन पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी था पंजाब एंड बंगाल, तो उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आया। हैड लार्ज एरियाज़ विद नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, ये जो थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी है पर फिर भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी था। पार्टीशन वॉज डन डिस्ट्रिक्ट वाइज, पार्टीशन डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ, आधा डिस्ट्रिक्ट इधर जाएगा आधा डिस्ट्रिक्ट इधर आया, ठीक है, ऐसा हुआ। This was decided on 14-15 August 1947. People were confused about where they belong. उनको पार्टीशन हो रहा था, डिसाइड हो रहा था कि कौन सा पार्ट किसके अंडर आएगा, और तब तक people did not know where they belong. सोचो तब का सिचुएशन, तब का लोग, उनको पता ही नहीं है मैं कौन से देश में हूँ, मैं इस देश में हूँ, मैं उस देश में हूँ। Majorities on both sides of the border, minorities on both sides of the border. पार्टीशन हो गया, हमने सोचा कि इधर ये मेजॉरिटी है उधर वो मेजॉरिटी है, बट माइनॉरिटीज़ भी थे। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ में रह गए थे कुछ हिंदूज़, और इंडिया में बहुत मुस्लिम्स रह गए थे, बट फिर भी दे वर इन माइनॉरिटी एंड और उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा था। दे वर फेसिंग प्रॉब्लम, द मुस्लिम्स इन इंडिया वर फेसिंग प्रॉब्लम एंड हिंदूज़ इन पाकिस्तान वर फेसिंग प्रॉब्लम। हालांकि इंडिया हैज सेड दैट इट इज़ अ सेकुलर कंट्री, बट स्टिल माइनॉरिटीज़ वर फेसिंग प्रॉब्लम। ह्यूज माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। माइनॉरिटीज़ फेल्ट अनसेफ, जो माइनॉरिटीज़ थे उन्होंने अनसेफ फील किया। ऑफकोर्स फील करोगे, तुम माइनॉरिटीज़ हो, यू विल फील अनसेफ। एंड देन वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन था। जस्ट इमेजिन बीइंग देयर, हाउ ट्रॉमेटाइजिंग द सिचुएशन इज़। आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, आपको मार दिया जा रहा है, सो मेनी ब्लड शेड्स एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड, सो जस्ट it was so traumatizing situation. Okay, the next point is people had to leave their homes and property forever. तो लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा, अपना प्रॉपर्टी, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। इधर आपको पता ही नहीं कि आप कौन से देश पे हो, आप इस देश पे हो या उस देश पे हो, इधर आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। यू आर लिविंग योर प्रॉपर्टी, योर होम, योर लैंड, एवरीथिंग छोड़ के आप सब छोड़ के जा रहे हो। सो कितना ट्रॉमेटाइजिंग था उस टाइम उन लोगों के लिए, जस्ट इमेजिन। नाउ लेट्स सी रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स डाला गया इन सिचुएशंस, इन कंडीशंस को अच्छा करने के लिए। सो इंडियन गवर्नमेंट फेस्ड अ ह्यूज चैलेंज ऑफ सेटिंग रेफ्यूजीज़। तो जो इंडियन गवर्नमेंट था उनको बहुत चैलेंजेस आया जो रेफ्यूजीज़ थे उनको सेटल करने में। सो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा जो रेफ्यूजीज़ थे उनको सेटल करने में। उसके बाद अरेंज्ड कैंप्स फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। तो उसने कैंप्स अरेंज किया फूड्स के लिए, शेल्टर के लिए एंड सेफ्टी। उसके बाद हेल्प पीपल रीस्टार्ट देयर लाइव्स विथ हाउसेस, वर्क एंड लैंड, और लोगों को हेल्प किया अपनी जीवन फिर से शुरू करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग दैम हाउसेस, कुछ ज़मीन दिया, कुछ काम करने को दिया, तो ऐसे करके उनको हेल्प किया अपना लाइफ फिर से स्टार्ट करने के लिए। सो अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ इन सब चीज़ों का। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्टीशन लेफ्ट डीप wounds एंड मेमोरीज फॉर एवर। तो जो पार्टीशन था उसने बहुत गहरे जख्म और बहुत पेनफुल मेमोरीज दिए हैं एंड जो कि हम भूल नहीं सकते। इतना गहरा जख्म है वो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथेंड इंडियाज़ कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड यूनिटी। इंडिया ने जो बोला था कि इट विल बी अ सेकुलर स्टेट और इसने वो उस पर कमिटेड था। इंडिया वाज कमिटेड टू इट और यूनिटी को भी स्ट्रेंथन किया है। टॉट द नीड फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन अ डाइवर्स सोसाइटी, और सबको सिखाया कि क्या पीसफुल को एग्जिस्टेंस का ज़रूरत एक डाइवर्स सोसाइटी में। सो अभी हमने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देख लिया। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। So the conclusion we can write as the partition was a major challenge
that tested India's capacity to rehabilitate millions of people. तो वो जो पार्टीशन था, it was a major challenge that tested India's capacity to rehabilitate millions of people. मिलियंस ऑफ पीपल को रिहेबिलेट कर पाता है कि नहीं, वो टेस्ट किया पार्टीशन ने, बट सक्सेसफुली इंडिया रिहेबिलिटेटेड मिलियंस ऑफ पीपल और एंड शेप्ड इट्स वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड टॉलरेंस. और उसका जो वैल्यूज़ है डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड टॉलरेंस, उसको भी शेप किया और उस पर डटा रहा. ऑल्सो कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. और वो अपना जो बोला था कि वो सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा और डेमोक्रेसी के हिसाब से देश को चलाएगा. एवरीथिंग, हर चीज़ पे वो खड़ा उतरा है. और वो इस और एट द एंड इट्स आवर ब्यूटीफुल इंडिया. और आज भी अगर हम सोचें तो तब इंडिया ने कैसे सब कुछ ओवरकम किया. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बट इंडिया ने कर लिया. ओके, मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस वाले टॉपिक का सेकेंड सब टॉपिक होगा, दैट इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आज हम पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का सेकेंड सब टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन 1947. और जैसे कि आपको पता है हम कौन सा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द ईयर 1947 was one of the most abrupt, unplanned and tragic transfers of population in human history. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ईयर है 1947 में, उसमें द मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड, बहुत मतलब बिल्कुल ही प्लान किया हुआ नहीं था, एंड द मोस्ट ट्रेजिक ट्रांसफ़र हुआ पॉपुलेशन का इन द होल ह्यूमन हिस्ट्री. आप तब का सिचुएशन इमेजिन कीजिए, इतने सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, एंड इट वाज like a tragic moment, and over 80 lakh people crossed the borders. Okay, so now let's see about killings and atrocities. First point is massive killings and atrocities on both sides of the border. दोनों ही साइड, बॉर्डर के साइड में massive killings हुआ. Communities that once coexisted peacefully became enemies overnight. जो communities कल तक एक दूसरे के साथ peacefully रह रहे थे, एक ही रात में एनिमीज बन बैठे. सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स. और कौन सी सिटीज़? लाहौर, अमृतसर और कोलकाता कम्युनल जोन्स में डिवाइडेड हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनल डिविजन्स. सो मुस्लिम्स मूव्ड टू एरियाज विद मुस्लिम मेजॉरिटी. जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पे मूव हो गए, और जो हिंदूज और सिख थे लेफ्ट एरियाज विथ मुस्लिम मेजॉरिटी, और जो मुस्लिम थे दे मूव्ड टू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द फियर एंड इनसिक्योरिटी फोर्स पीपल टू लिव देयर एंसेस्ट्रल होम. तो जो फियर था और इनसिक्योरिटी था, उसने फोर्स किया पीपल को अपने एंसेस्ट्रल होम्स को फॉरएवर छोड़ देने के लिए, हमेशा के लिए छोड़ के जाने के लिए. जिन घरों में वो सालों से रह रहे हैं, जिन घरों में उनके पूर्वज रहे हैं, उन्हें वो विरासत में मिला है, एंड नाउ दे आर जस्ट गोइंग टू लिव एवरीथिंग एंड देन दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स. उसके बाद लेट्स सी अबाउट फोर्स्ड माइग्रेशन एंड सफरिंग्स. माइनॉरिटीज क्रॉस द बॉर्डर्स इनटू अनसर्टेन फ्यूचर्स. तो जो माइनॉरिटीज़ थे जिन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर्स, दे डिड नॉट नो अबाउट देयर फ्यूचर्स, दे वर अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर्स. उन्हें कोई पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे खाने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता, बट दे हैड टू क्रॉस द बॉर्डर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज many took shelter in refugee camps, ऑफन रिसीविंग लिटिल सपोर्ट. तो कुछ लोगों ने क्या किया, रेफ्यूजी कैंप्स में शेल्टर लिया और उन्होंने थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट भी रिसीव किया. वुमेन वेर अबडक्टेड, किल्ड और फोर्स्ड इनटू मैरिजेस. तो बहुत सारे वुमेन को मार दिया गया, बहुत सारे वुमेन्स को फोर्स किया गया शादी करने के लिए. मैनी चिल्ड्रन वेर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से सेपरेटेड हो गए, वो अपने माता पिता से बिछड़ गए. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेफ्यूजीज रियलिटी के बारे में. द फर्स्ट पॉइंट इज द पार्टीशन फोर्स अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स. मैंने आपको बताया है कि ओवर 80 लाख पीपल हैड टू माइग्रेट, उनको माइग्रेट करना पड़ा अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स. उसके बाद बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वेर किल्ड ड्यू टू पार्टीशन वायलेंस. पार्टीशन वायलेंस की वजह से, जैसे कि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि 10 लाख लोग मारे गए
पार्टीशन वॉज नॉट ओनली अ डिवीजन ऑफ लैंड एंड एसेट. पार्टीशन सिर्फ लैंड और एसेट्स, अपना ज़मीन और अपना चीज़ें, अपनी सारी चीज़ों का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये डिवीजन ऑफ हार्ट्स भी था. इट वॉज डिवीजन, इट वॉज ऑल्सो अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते हैं. लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बिलीव्ड इन अ यूनाइटेड इंडिया. जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो हमेशा से ही यूनिटी में बिलीव करते थे और अंत तक वो उसी पर डटे रहे. एंड दे बिलीव्ड इन नेशनल यूनिटी. उसके बाद जो पार्टीशन था created deep mistrust between communities and left long lasting wounds. तो जो पार्टीशन था उसने बहुत अच्छी तरीके से मिसट्रस्ट बनाया कम्युनिटीज़ के बीच में और बहुत गहरे जख्म देके गए हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, जो हम कभी नहीं भूल सकते. सो दिस वॉज इट फॉर दिस टॉपिक. और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, दैट इज़ महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, और उस पर हम जानेंगे कि महात्मा गांधी का क्या क्या सेक्रीफाइसेस था. और थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ महात्मा गांधी सेक्रीफाइस. एंड एज यू ऑल नो विच चैप्टर वी आर कंटिन्यूइंग, द चैप्टर नेम इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो लेट्स स्टार्ट. On 15th August 1947, 15 अगस्त 1947 में हमें क्या मिला, हमें इंडिपेंडेंस मिला. तो तब महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन. तो जो महात्मा गांधी थे, he did not participated in any of the independence celebration. Why? Was in Kolkata said about communal rights बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो वो कहाँ थे जबकि वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे? ही वॉज इन कोलकाता. और वो क्या फील कर रहे थे? ही वॉज फीलिंग सैड अबाउट कम्यूनल राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. वो बहुत दुखी थे. जो हालात देख के, जो मारामारी देख के, जो वायलेंस देख के, ही वॉज वेरी 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 मच सैड. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. Disheartened as अहिंसा एंड सत्याग्रह had failed to bind people. जो उनका वैल्यूज था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, सत्याग्रह का, ये सब लोगों को जोड़ के रखने में could not, it failed to bind people. लोगों को जोड़ के रखने में पूरा फेल हो गया. Now let's see about महात्मा गांधी's efforts in कोलकाता. तो गांधी का एफर्ट क्या था कोलकाता में सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए. देखते हैं. नंबर 1, परसुएटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस. उन्होंने मुस्लिम्स, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को जाके परसुएट किया कि प्लीज़ वायलेंस मत करो, वायलेंस करके कुछ नहीं मिलने वाला, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहो, यूनाइटेड रहो, एक दूसरे के साथ जुड़ने में बहुत सारा फायदा है, एक साथ रहो, ये मारामारी मत करो, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं. गिव अप वायलेंस. ही वॉज गोइंग टू एवरीवन एंड टेलिंग दिस एंड परसुएटिंग दिस. इम्प्रूव्ड सिचुएशन. उसके बाद सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ. इंडिपेंडेंस सेलिब्रेटेड इन स्पिरिट ऑफ कम्यूनल हार्मनी. और कुछ जगह महात्मा गांधी का एफर्ट्स देख के वायलेंस कमा, सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ. और जो हिंदू मुस्लिम थे, इंडिपेंडेंस को उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेटेड इन स्पिरिट ऑफ कम्यूनल हार्मनी. उसके बाद देखते हैं. गांधीज प्रेयर मीटिंग्स अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स. तो गांधी का जो प्रेयर था, जो मीटिंग्स था, उसने लार्ज क्राउड को अट्रैक्ट किया. उसके बाद देखते हैं. फ्रेश राइट्स ब्रोक आउट. नंबर 1 पॉइंट इज गांधी अंडरटुक अ फास्ट टू ब्रिंग पीस. तो गांधी जी ने कितना सारा योगदान दिया. देखिए, ही अंडरटुक फास्ट टू ब्रिंग पीस. उन्होंने फास्ट किया ताकि पीस को ला सके. नाउ लेट्स सी. गांधी अंडरटुक अ फास्ट टू ब्रिंग पीस. ये मैंने फिर से लिखा है क्योंकि अब हम देखेंगे कि गांधी जी ने जो फास्ट अंडरटेक किया था वो किस लिए किया था, क्या कारण था उसके पीछे. लार्ज स्केल वायलेंस हैड इरप्टेड. जो लार्ज स्केल वायलेंस था वो इरप्टेड हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वांटेड मुस्लिम्स टू स्टे इन इंडिया विथ डिग्निटी एंड इक्वल सिटीजन्स. तो महात्मा गांधी ने जो फास्ट किया था वो क्यों किया था? वो ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में रहे डिग्निटी के साथ एज इक्वल सिटीजन्स, और इक्वल सिटीजन्स की तरह. और जो जैसा एक देश में हर एक सिटीजन रहता है, वैसा मुस्लिम्स लोग भी रहे विथ डिग्निटी एज एन इक्वल सिटीजन. Now let's see the next point, that is concerned about relations between India and Pakistan. गांधी जी ने जो फास्ट रखा था
वो ये सोच के भी रखा था, ये उनको डर था, और इस चीज़ को अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए उन्होंने रखा, क्योंकि वो डरे हुए थे. ही वॉज कंसर्न अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. ही वॉज अनहैप्पी दैट इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट पे पाकिस्तान इट्स ड्यू. तो इंडिया का जो गवर्नमेंट था, उन लोगों ने जो पाकिस्तान का ड्यूज था, जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइडेड हो गया तो फाइनेंशियल ड्यूज जो था वो पाकिस्तान को नहीं दिया था. सो ही वॉज ऑल्सो लाइक नॉट हैप्पी विद दैट. सो लास्ट फास्ट, उन्होंने जो लास्ट फास्ट रखा जैन 1948 में, तो अंडरटुक फास्ट विथ दीज गोल्स इन माइंड. दीज गोल्स से हमारा मतलब है ये गोल्स जो है वो अपने माइंड में रखे उन्होंने फास्ट रखा था. नाउ लेट्स सी व्हाट वर द इम्पैक्ट. कम्युनल टेंशन रिड्यूस. जो कम्युनल टेंशन इतना ज़्यादा चल रहा था वो रिड्यूस हुआ, पूरी तरीके से कम नहीं हुआ, बट इट गॉट रिड्यूस. रिड्यूस होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इट वॉज दैट लेवल ऑफ वायलेंस. मुस्लिम इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज कुड रिटर्न होम सेफली. तो जो मुस्लिम थे जो मुस्लिम थे दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज, वो अपने घर जा पाए, वो अपने घर सेफली जा पाए. कम्युनल वायलेंस रिड्यूस हुआ था इसलिए. उसके बाद लेट्स सी, इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज. और फाइनली इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो मान गया कि वो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ड्यूज है ही विल रिटर्न दैट. ओके. एक्सट्रीमिस्ट अपोज्ड गांधी जी. जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने गांधी जी को बढ़ चढ़ के अपोज किया. सम वांटेड रिवेंज. कुछ लोगों को रिवेंज चाहिए था. डिड नॉट लाइक गांधी जी स्टैंड ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी. और वो लोग नहीं पसंद किए गांधी जी का स्टैंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी में. नाउ assassination on 30th June 1948. 30th June 1948 डेट याद रखिएगा. नाथुराम विनायक गोडसे शॉट गांधी ड्यूरिंग इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली. तो जो नाथुराम विनायक गोडसे, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ही शॉट महात्मा गांधी व्हेन ड्यूरिंग इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली. अपोज्ड गांधी जी's मैसेज ऑफ यूनिटी एंड टॉलरेंस. अपोज करते थे महात्मा गांधी का जो मैसेज है यूनिटी और टॉलरेंस का. एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस. तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने फाइनली एंड कर लिया अपना लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस. अभी देखते हैं क्या लेसन्स हम ले सकते हैं महात्मा गांधी के लाइफ से. हमें हर किसी के लाइफ से कुछ लेसन्स लेने चाहिए, कुछ सीखने चाहिए, और हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहिए. इट इज़ वेरी वैल्यूएबल. सो नाउ लेट्स सी. परस्यूड पीस एंड जस्टिस अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ. तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने परस्यू किया जस्टिस और पीस अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ. अपने लास्ट सांसों तक सांस लेने तक उन्होंने पीस और जस्टिस को परस्यू किया. नेक्स्ट पॉइंट इज बिलीव्ड इन इक्वालिटी, कंपैशन एंड हार्मनी. तो जो महात्मा गांधी थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? इक्वालिटी, कंपैशन एंड हार्मनी. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इवन अंडर हेट एंड वायलेंस ही चोज लव एंड अंडरस्टैंडिंग. तो इतना हेट और वायलेंस के होते हुए भी उन्होंने क्या चूज किया? लव एंड अंडरस्टैंडिंग. तो how good Mahatma Gandhi was in pursuing his values for lifelong. Now टेक अवे लेते हैं इस टॉपिक से. लेट अस एम्ब्रेस गांधी जीज वैल्यूज ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट. लेट अस एम्ब्रेस महात्मा गांधीज वैल्यूज. महात्मा गांधी के वैल्यूज जो है पीस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल. हमें पीसफुली रहना चाहिए, नॉन वायलेंस मेंटेन करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल. नाउ एंड स्टैंड यूनाइटेड एज वन स्ट्रॉन्ग नेशन. और हम सबको एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए एज अ नेशन. गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू पीस, यूनिटी एंड कम्युनल हार्मनी. गांधी जी ने अपना पूरा लाइफ किस पे डेडिकेट कर दिया? इन कुछ वैल्यूज़ पे, पीस, यूनिटी एंड कम्युनल वायलेंस. लेट अस रिमेंबर एंड फॉलो हिज पाथ ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. तो लेट अस रिमेंबर एंड फॉलो, हम रिमेंबर भी करते हैं, एंड लेट अस फॉलो हिज पाथ ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. उनका पाथ जो कि है लव और ब्रदरहुड का. सो
इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ पता चलता है महात्मा गांधी के बारे में, उनके सेक्रीफाइस, उनके डेडिकेशन, उनका परज्यूअल फॉर हिज वैल्यूज़। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक।